हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की वीडियो कक्षा 12वीं के लिए है और आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगी उसमें से निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में कुछ प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, इसीलिए ध्यानपूर्वक सुनते जाना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हो सकता है कि इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में मिल जाए। बिना देरी किए हम अभ्यास पत्र प्रारंभ करते हैं। आपकी जो अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक है वो कुल 15 अंक की है, जिसमें से 5 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, एक 5 अंक का प्रश्न आएगा, एक 3 अंक का और एक 2 अंक का प्रश्न आएगा। तो आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखने वाले हैं। निम्नलिखित में से प्रमुख जनसंचार माध्यम नहीं है। कई बार ये पूछा जा सकता है कि जनसंचार माध्यम है या जनसंचार माध्यम नहीं है, तो उस शब्द पर जरूर ध्यान दीजिएगा, है या नहीं है, क्या पूछा गया हमसे। यहाँ पर देखिए जितने भी हम विकल्प देख रहे हैं तो इसमें से नृत्य जो है हमें उचित नहीं लगता है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा नृत्य। संचार होता है आपस में बातचीत करना, और जनसंचार जो एक विशाल समूह के साथ संचार किया जाता है, तो इंटरनेट, रेडियो और टीवी तीनों ही जनसंचार के माध्यम हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे पुराना जनसंचार माध्यम कौन सा है। यहाँ पर सही जवाब है मुद्रित माध्यम, क्योंकि मुद्रित माध्यम बहुत प्राचीन है और उसे हम बहुत सालों तक सुरक्षित भी रख सकते हैं। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता करने वाली पहली वेबसाइट है rediff.com। समाचार पत्र किसका साधन है, तो समाचार पत्र प्रिंट माध्यम है, क्योंकि हम रोजाना देखते हैं प्रतिदिन हमारे घर में सुबह सुबह समाचार पत्र आता है, तो वो प्रिंट माध्यम के रूप में होता है। भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर कब शुरू हुआ, इसका सही जवाब है 2003। यहाँ पर इंटरनेट से संबंधित सभी प्रश्न मैं आपको बताती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनते जाना, कंफ्यूज मत होना। कई बार ये पूछा जाता है कि विश्व स्तर पर कौन सा दौर है, और ये पूछा जा सकता है कि भारत स्तर पर कौन सा दौर है। यहाँ पर मैं आपको आसान सी भाषा में समझाती हूँ बच्चों। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं भारत में इंटरनेट का पहला दौर कब शुरू हुआ, 1993 में। दूसरा दौर कब शुरू हुआ, 2003 में। अब हम आते हैं भारत से बाहर विश्व स्तर पर। विश्व स्तर पर पहला दौर कब शुरू हुआ, 1982 से 1992 में। दूसरा हुआ 1993 से 2001 में, और तीसरा जो कि अब तक चल रहा है वो है 2002 से अब तक। तो कंफ्यूज मत होना, भारत में पूछा जाए तो सिर्फ 2 दौर हैं। कौन सा, पहला 1993 और दूसरा 2003। और विश्व स्तर पर पूछा जाए जो कि 1982 में शुरू हुआ था, 82 से 92, 93 से 2001 और 2002 से अब तक। और अगर इंटरनेट पत्रकारिता से संबंधित पूछा जाए तो सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता शुरू हुई 1983 से 2002 तक, यानी कि जो इंटरनेट पत्रकारिता का दौर है वो 1983 से 2002 तक सारे विश्व में फैल चुका था। इसी से इंटरनेट पत्रकारिता से संबंधित एक और प्रश्न है कि यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की पहली साइट किसे कहा जाता है, तो पहली साइट है रेडिफ, और यहाँ पर वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय जाता है तहलका.com को। अगला प्रश्न है, मुद्रित माध्यमों में लेखन में सहज प्रवाह के लिए जरूरी है तारतम्यता। इसके बाद प्रश्न है, यूरोप में पुनर्जागरण रेनेसा की शुरुआत में अहम भूमिका किसकी थी। अब यहाँ पर देखो, रेनेसा का मतलब क्या होता है कि जो कि सांस्कृतिक, बौद्धिक, कलात्मक आंदोलन था जिसकी शुरुआत हुई 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच, और कहाँ हुई, यूरोप में हुई। यह शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पुनर्जागरण या पुनर्जन्म। तो यहाँ पर रेनेसा की शुरुआत में अहम भूमिका किसकी थी, छापेखाने की। मुद्रण का दूसरा अर्थ है छपाई या छपना। मुद्रण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, चीन से माना जाता है। वर्तमान छापेखाने के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है, गुटेनबर्ग को। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत बार आपकी परीक्षा में आ भी चुका है। मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता है इसमें स्थायित्व होता है, क्योंकि इसे हम बहुत सालों बाद भी पढ़ सकते हैं। अशिक्षित लोगों के लिए जनसंचार उपयोगी नहीं है, मतलब जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता तो उनके लिए क्या नहीं है, क्योंकि वो रेडियो पे सुन सकते हैं, टीवी पर देख सकते हैं। यहाँ पर समाचार पत्र जो है वो अशिक्षित लोगों के लिए जनसंचार का माध्यम उपयोगी नहीं है, और इंटरनेट पर भी वो वीडियोस देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन समाचार पत्र उसे ही समझ में आएगा जिसे पढ़ना लिखना आता हो। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रित माध्यम की विशेषता है,
यहाँ पर देखिए, इसे हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, लिखित भाषा का विस्तार है, चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। रेडियो में किसका महत्व होता है? प्रसारणकर्ताओं का। अगला प्रश्न देखिए, रेडियो प्रसारण के लिए प्रस्तुत की जाने वाली समाचार कॉपी को तैयार किया जाना चाहिए ट्रिपल स्पेस कॉपी, यानी कि 3 स्पेस, ट्रिपल मतलब 3। रेडियो में किसका मेल होता है? ध्वनि, स्वर, शब्द और उपर्युक्त सभी। सही जवाब है चौथा विकल्प। दूरदर्शन जनसंचार का कैसा माध्यम है? जो कि सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है, तो इसीलिए दृश्य श्रव्य माध्यम है। रेडियो मूलतः कैसा माध्यम है? यह एक रेखीय है। अब यहाँ पर देखो, तीनों ही समझा देती हूँ। एक रेखीय होता है कि जिसमें एक बोलता है और दूसरा सुनता है, लेकिन उसकी भूमिका अहम नहीं होती है, तो वो एक रेखीय, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता और दूसरा होता है द्विरेखीय, जिसमें दोनों तरफों से बात होती है। जैसे हम मोबाइल पे बात करते हैं या फेस टू फेस हम बात करते हैं, वो द्विरेखीय हो गया। जैसे हम टेलीफोन पर बात करते हैं, चैटिंग करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, आमने सामने बात करते हैं, वो द्विरेखीय है, मतलब जिसमें से जवाब भी मिलता है, हमें हस्तक्षेप कर सकता है, सवाल पूछ सकता है। तीसरा है त्रिकोणीय, कि जब 2 से ज़्यादा हो, जैसे बिजनेस मीटिंग होगी जिसमें सभी अपने अपने विचार रखते हैं, सभी के विचारों को सुना जाता है, समझा जाता है, वो त्रिकोणीय है। तो यहाँ पर रेडियो कैसा होगा कि रेडियो सिर्फ बोलता जाएगा और श्रोता उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो इसीलिए एक रेखीय है। अब समाचार की शैली पर आते हैं। समाचार 2 शैली में लिखा जाता है, एक उल्टा पिरामिड शैली और एक सीधा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली का विकास कब हुआ? अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान। उल्टा पिरामिड शैली में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में हम इसे 3 भागों में बांटते हैं, ध्यान से देखिएगा। इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो मतलब क्या होता है? जिसे हिंदी में मुकड़ा भी कहते हैं। समाचार के तत्व को शुरू की 2-3 पंक्तियों में बताया जाता है। बॉडी में विस्तार पूर्वक खबर को लिखा जाता है और समापन मतलब अंत। और सीधा पिरामिड शैली में कथात्मक लेखन होता है, मतलब कहानी सुनाई जाती और उसका अंत बाद में बताया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को कितने हिस्सों में विभाजित किया जाता है? 3, जैसे इंट्रो, बॉडी और समापन। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग कब आरंभ हुआ? 19वीं सदी के मध्य में। रेडियो और दूरदर्शन समाचार की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए, वाक्य छोटे, सीधे और स्पष्ट होने चाहिए और एक ही वाक्य में एक ही बात कही जानी चाहिए। तो यहाँ पर तीनों ही विकल्प सही हैं, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, जब कोई विशेष समाचार सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाया जाता है तो उसे कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। मतलब कोई समाचार आ रहा है और तुरंत से कोई अत्यंत आवश्यक खबर बताई जाती है तो ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से उस समाचार सुनाने के को बीच में ही रोककर ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से एक अन्य सूचना दी जाती है। जनसंचार के माध्यमों में सबसे आधुनिक माध्यम कौन सा है? यहाँ पर सबसे आधुनिक माध्यम है इंटरनेट। समाचार पत्र या पत्र पत्रिकाओं में समाचार या रिपोर्ट के प्रकाशन हेतु जो समय सीमा निर्धारित की जाती है उसकी भाषा क्या है या उसे क्या कहते हैं? डेडलाइन, मतलब यहाँ तक की सीमित अवधि में ही आपको खबर देनी है। अगला प्रश्न, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता प्रारंभ करने का श्रेय जाता है तहलका.com, ये मैं ऊपर बता चुकी हूँ आपको। लाइव क्या होता है? लाइव जैसा आपको पता है, लाइव मैच देखते हो आप, क्रिकेट मैच देखते हो, किसी भी खबर का सीधा घटना स्थल से सीधा प्रसारण, या कोई भी घटना घटित होती है और वहां से आप लाइव देखते हो तो सीधा प्रसारण। जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तो उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है। जो एंकर पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? एंकर, विजुअल। या फिर आपको ये प्रश्न पलट कर भी दिया जा सकता है, 2 नंबर के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि एंकर, विजुअल कौन होते हैं? जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं, मतलब जो सीन मिल जाते हैं, फोटोज मिल जाती हैं, तो उन दृश्यों के आधार पर खबर जो लिखी जाती है और उस खबर को पढ़ने वाला जो होता है वो होता है एंकर, विजुअल। इंटरनेट पत्रकारिता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता, तीनों ही ठीक है। विश्व स्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? तीसरा। इसे विस्तार से मैं ऊपर बता चुकी हूँ। भारत की प्रमुख वेबसाइट कौन कौन सी है? rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन और सीफी, उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। इंटरनेट पर उपलब्ध हिंदी का वह कौन सा समाचार पत्र है जो प्रिंट में नहीं है, जो ऑनलाइन है? इसका सही जवाब है प्रभा साक्षी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट की खूबी है? यहाँ पर
अत्यधिक खर्चीला है, ये खूबी नहीं है क्योंकि ज़्यादा पैसा लगना खूबी नहीं हो सकता। निरक्षर के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं, ये भी नहीं हो सकता। सभी प्रकार की सूचनाओं की तत्काल प्राप्ति, ये बिल्कुल सही विकल्प है, तो तीसरा विकल्प ठीक है। अगला प्रश्न, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ इंटरनेट पत्रकारिता की साइट कौन सी है? BBC। ये प्रश्न आपकी सेट की परीक्षा में भी दिया गया था। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है विजुअल, नेट, बाइट या उपरोक्त सभी? सही जवाब है उपयुक्त सभी। इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय हो रही है क्योंकि इसमें न केवल खबरों का संप्रेषण, पुष्टि और सत्यापन होता है, बल्कि खबरों के बैकग्राउंड तैयार करने में भी तत्काल सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है, जनसंचार माध्यम किन कार्यों को संपन्न करता है? एजेंडा तैयार करना, शिक्षित करना, सूचना देना, उपर्युक्त सभी? सही जवाब है उपर्युक्त सभी। पत्रकारीय लेखन में किस बात का सबसे अधिक ध्यान रखा जाना चाहिए? क्योंकि इसमें सीधी सादी आम बोलचाल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। पत्रकारिता के विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं? समाचारों का संकलन करना, संपादन करना, और संपादन करना ही काफी नहीं है कि वे पत्र पत्रिकाएं पाठक तक पहुंचाना भी जरूरी है। सही जवाब है चौथा विकल्प उपर्युक्त सभी। संबंधित घटना के दृश्य, बाइट या ग्राफिक द्वारा खबर को संपूर्णता से पेश करना कहलाता है एंकर पैकेज नाम से होगा। समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं में छपने के लिए जो लिखित सामग्री देता है, सूचनाएं एकत्रित करता है या समाचार एकत्रित करते हैं, जो एकत्रित करने वाला है उसको क्या कहेंगे? वहां पर पत्रकार। अब ये जो पत्रकार काम कर रहा है, पाठकों तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए किया जाने वाला लेखन क्या कहलाएगा? इसे यदि लेखन का नाम दे दिया जाए तो हो गया सीधी सी बात पत्रकारीय लेखन। पत्रकारिता किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कि मनुष्य की सहज जिज्ञासा को शांत करने के लिए। आलेख की भाषा कैसी होनी चाहिए? सहज, सरल, रोचक होनी चाहिए। तीनों आएगा उपर्युक्त सभी। फीचर का मुख्य उद्देश्य है सूचना देना, शिक्षित करना और लोगों का मनोरंजन करना भी, तो उपरोक्त सभी। समाचार लेखन में पहले 4 ककार, यहां पर ध्यान दो बच्चों कि समाचार लेखन में कुल 6 ककार होते हैं। पहले 4 हुए क्या, कौन, कब, कहां। क्या घटना हुई, घटना किसके साथ हुई, कब हुई और कहाँ हुई। समय हो गया, स्थान हो गया, घटना क्या है और घटना किसके साथ हुई, ये तो हो गए 4 आधार। इनका जवाब हो गया छोटी छोटी बातों के आधार पर। और फिर जब विस्तार से जो कोई बात बतानी है, विस्तार से क्यों होगा, कैसे और क्यों, ये हो गए बाद के ककार। तो पहले प्रमुख हो गए 4 ककार, क्या, कौन, कब, कहाँ। यहाँ पर हमसे पूछा है समाचार लेखन के पहले 4 ककार क्या, कौन, कब, कहाँ आधारित होते हैं सूचनाओं और तथ्यों पर। किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन करना कहलाता है विशेष रिपोर्ट। स्तंभ लेखन का मौका दिया जाता है लेखक की लोकप्रियता को देखकर, ताकि वो समाचार पत्र अधिक से अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर सके। समाचार लेखन की कितनी शैलियां होती हैं? 2, उल्टा पिरामिड शैली और सीधा पिरामिड शैली। बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को क्या कहते हैं? संवाददाता कहते हैं। फीचर क्या होता है? किसी विशेष विषय पर प्रधान लेख। और फीचर का उद्देश्य क्या बताया था मैंने आपको? सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना। जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वैकल्पिक पत्रकारिता। किसी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध या छानबीन के जरिए ऐसी सूचना या तथ्य सामने लाता है जो पहले से उपलब्ध नहीं थे, जो सार्वजनिक तौर पर नहीं थे। तो ये हुआ खोजी रिपोर्ट। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, खोजबीन करना, जो चीज पहले थी नहीं बाद में उसे लाया जाए, तो खोजबीन करके रिपोर्ट तैयार करना। वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है, वह क्या कहलाती है? संपादकीय। हिंदी में रिपोर्टाज प्रकाशित करने का श्रेय जाता है हंस पत्रिका को, जिसे प्रकाशित किया था प्रेमचंद जी ने, जिसके संपादक थे प्रेमचंद जी। आलेख को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विचार प्रधान गद्य नाम से भी जाना जाता है। साक्षात्कार के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के टाइम पे कठिन और अनावश्यक प्रश्नों को नहीं पूछा जाता है। साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? कि वो शिक्षित होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए और कूटनीतिज्ञ होना चाहिए। उपर्युक्त सभी। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? नई सूचनाएं प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा फीचर लेखन का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक, क्योंकि ये एक मन का विज्ञान पढ़ने वाला होता है, तो ये इसमें फीचर का भाग नहीं है। फीचर लेखन में सत्य और तथ्य के साथ कितना समावेश होता है? इसमें रचनात्मकता का समावेश होता है। आलेख में किसकी प्रमुखता होती है? आलेख में विचारों की प्रमुखता होती है।
यहाँ पर विचार तो प्रमुख होते ही हैं, लेकिन विचारों में भी तथ्यों और सूचनाओं को आधार माना जाता है। लेखक इन्हीं तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर अपनी राय प्रस्तुत करता है। और ऐसा नहीं है कि तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर अपनी राय बना दी, यह देखना भी जरूरी है कि दूसरे लेखक और पत्रकारों के इस बारे में क्या विचार है, उसके बाद ही वो लेख प्रस्तुत किया जाता है। संपादकीय पृष्ठ पर किन किन सामग्रियों को स्थान दिया जाता है? महत्वपूर्ण लेख हो गया, सूक्तियां होगी, या संपादक के नाम पत्र, तीनों ही हो सकते हैं। एशिया की सबसे बड़ी समाचार समिति कौन सी है? इसका सही जवाब है पीटीआई। ये प्रश्न शायद आपके मिड टर्म एग्जाम में भी आया था। एक अच्छे पत्रकार के लिए किन गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है? इसका सही जवाब है निष्पक्षता। किसी एक पक्ष का को साथ लेकर नहीं चलता है, बल्कि निष्पक्ष होकर वो लेख लिखता है। आलेख किन किन क्षेत्रों से संबंधित होता है? वो खेल जगत हो सकता है, समाचार हो सकता है, व्यापार, राजनीति, समाज, किसी भी रूप में हो सकता है, तो उपर्युक्त सभी। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को सबसे ऊपर रखना और उसके बाद घटते हुए क्रम में सूचनाएं देना होता है उल्टा पिरामिड शैली। समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो चैनल में विशेष लेखन के लिए अलग अलग पत्रकारों का समूह लेखन करता है। उसे क्या कहते हैं? उसे डेस्क कहते हैं। कारोबार और व्यापार से संबंधित खबर का संबंध किस क्षेत्र से है? यहाँ पर आर्थिक मतलब धन से। संपादकीय क्या है? वह लेख जिसमें मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है। संवाददाताओं के मध्य उनकी रुचि और ज्ञान को देखते हुए किए गए कार्यों के विभाजन को मीडिया की भाषा में क्या कहा जाता है? बीट। मतलब किसी की खेल की बीट हो सकती है, किसी की पर्यावरण की बीट हो सकती है, किसी की राजनीति की बीट हो सकती है। मतलब अलग अलग क्षेत्र बांटे जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक ही व्यक्ति सभी तरह के समाचार लिख रहा है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से अपनी रुचि के आधार पर वो लेख लिखते हैं, तो उसे बीट कहा जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, गणित एवं विज्ञान संस्थान चेन्नई, तो उपर्युक्त सभी। पर्यावरण पर छपने वाली पत्रिका डाउन टू अर्थ, पर्यावरण बचाओ, हमारा पर्यावरण, उपर्युक्त सभी। सही जवाब है उपर्युक्त सभी। बीट का शाब्दिक अर्थ, जो कि अभी मैं ऊपर बता चुकी हूँ, क्षेत्र होता है। अलग अलग बीट होती हैं, जैसे राजनीति, खेल, विज्ञान आदि। भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखने वाला पत्रकार कहलाता है फ्रीलांसर। मतलब जितना उसको पैसा मिलेगा, जिस समाचार पत्र से जो पैसा मिलेगा उसी के लिए वो लेख लिखेगा। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है पूर्णकालिक, एक अंशकालिक और तीसरा है फ्रीलांसर। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे यहाँ पर विस्तार पूर्वक मैं समझाती हूँ। पूर्ण पत्रकार कौन होता है? जो नियमित वेतन भोगी कर्मचारी होता है। और अंशकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? जो किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करता है। और फ्रीलांसर कौन होता है? जो किसी भी समाचार पत्र के लिए काम कर सकता है। जितना उसे पैसा मिलेगा उतना वो काम करेगा, या जितना वो काम करेगा उतना ही उसे पैसा दिया जाएगा। विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला रिपोर्टर क्या कहलाता है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विशेष संवाददाता। प्रकृति और पर्यावरण की जानकारी रखने वाले की बीट कौन सी होगी? साधारण सी बात है ये तो, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, पर्यावरण बीट। किसी घटना या समस्या के विश्लेषण या छानबीन से संबंधित रिपोर्टिंग को क्या कहेंगे? विशेषीकृत रिपोर्टिंग। विशेष लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, साधारण और सहज भाषा होनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना होगा। हो सकता है कि कुछ प्रश्न तो आपको वीडियो सुनते सुनते ही याद हो गए होंगे। यहीं पर हमारा सैंपल पेपर खत्म होता है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सैंपल पेपर के अपडेट्स मिलते रहे, ताकि आपका एक भी सैंपल पेपर मिस ना हो पाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।